अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट है इसमें हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 आपका है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने मशीन लर्निंग को देखा, रॉट लर्निंग को देखा, उसमें मैं लर्निंग कॉन्सेप्ट बता रही थी मैं कल आप लोगों को। और आज जो है 10.5 है, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग क्या होती है। 299 में से तो इसका कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये नॉट ज़ीरो का साइन है तो ये क्या चीज़ है। ये आपके जनरल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आपके मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब कि ये सेफ़ नहीं होते, लेकिन ये जो सिचुएशन है आप लोगों की, सिचुएशंस है आप लोगों की क्वेश्चन मार्क की, ये होते हैं आपकी रिगार्डलेस ट्रू कंडीशन के हैं। आप पे कुछ भी स्पेसिफिक सेफ़ हो सकता है, सेफ्टी के चांसेस हैं। तो यहाँ पे टू एक्सट्रीम हाइपोथेसिस है जो क्लियरली आप लोगों को ऊपर मैप करके दिखा दिए हैं। तो वैल्यू का पर्पस क्या है, बूलियन रिप्रेजेंटेशन करनी है। और बूलियन अब ये नहीं है कि भाई वन और ज़ीरो तो है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं ना। हाइपोथेसिस या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वन मेथड फॉर कंसेप्ट लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पार्शियल ऑर्डरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो इसका पार्शियल ऑर्डर्स आता है कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, उसके क्या आपके रिलेशनशिप है। दिस पार्शियल ऑर्डर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप मोर जनरल दैन। अब ग्रेटर देन और इक्वल, ये आपके मोर जनरल दैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी राइट H1 हाइपोथेसिस मोर जनरल दैन। अब देखें ना, मोर जनरल था ना, ये मोस्ट जनरल है और मोस्ट स्पेसिफिक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये वे है सिंपल, which states that H1 more general than or as general as H2. Similarly, we could write H1 greater than G, मतलब ये आपके सिमिलरली जनरल देन है, ठीक है, एज अ जनरल सिर्फ, और मोर जनरल हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इन दिस केस वेयर H1 सर्टेनली मोर जनरल देन H2, ये क्या डिफाइन कर रहा है, पार्शियल ऑर्डर, द हाइपोथेसिस स्पेस को एज टोटल ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल H1 के अंदर ये वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क है, मोस्ट स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, इवनिंग और कोल्ड, मीडियम, स्नो एंड दिस इज़ ऑल। तो हम इसके रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, H1 एंड H2 मोर जनरलिटी, वन हाइपोथेसिस इज मोस्ट जनरल देन और इक्वली जनरल एज अनदर हाइपोथेसिस इफ every instance that is matched by second hypothesis is also matched by the first hypothesis। अगर तो सेकंड होगा तो वो फर्स्ट के साथ भी क्या होगा, मैच होगा। तो लाइक दिस हम इस तरह इसको लिख लेंगे, it should be clear that a more general hypothesis matches more instances than a less general hypothesis। मोर एंड मोर ओवर सिंपल लर्निंग एल्गोरिथम है। तो फॉलोइंग जनरल टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है, तो हम इसके ऊपर स्पेस फॉर सूटेबल हाइपोथेसिस क्या लगा सकते हैं। इन आवर एग्जांपल इन दिस वर्ड हम इस तरह लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हम हाइपोथेसिस के एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, लेकिन उसकी वैल्यू जो है उसको मैच करना चाह रहे हैं नेक्स्ट के साथ, तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉजिटिव ट्रेनिंग डाटा, दैट्स ऑल स्नो वाइन 30 फीट। ये ऊपर वाली जो हमारी अब प्रीवियस एग्जांपल थी ना प्रीवियस लेक्चर में, उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस है, डिफरेंट मफरूज़े हैं, ये हाइपोथेसिस मफरूज़े को ही कहते हैं। हमने कैसे नेक्स्ट जनरल वैल्यू और स्पेसिफिक से जनरल वैल्यू की तरफ उसको शिफ्ट करना है, और कैसे वो जनरलिटी और इक्वालिटी या फिर वो मैच हो रही है या फिर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन मार्क को हम किसके साथ रिप्लेस करें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू आपकी वैल्यू जो मैच हो रही है ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ, आपकी डाटाबेस के अंदर, उसके साथ डिपेंड करता है। तो बेटा एक्चुअली आप लोगों के जो हाइपोथेसिस हैं उसको तो हम किसकी बेस पे कर सकते हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग की एग्जांपल ले रहे हो तो करेक्ट क्लासिफिकेशन होगी डाटा की, तो ही आपका जो डाटा ट्रेन है वो प्रॉपर सही होगा
और हाइपोथेसिस आप ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हम इसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगाते हैं। जब हमने भी अपनी रिसर्च की थी एमएस की, तो उसके ऊपर भी हमने डिफरेंट सर्चेस मेथड्स लगा के देखे थे, डिफरेंट सिनेरियोस लगा के देखे थे, डिफरेंट उसके सॉल्यूशंस देख रहे थे। फिर उससे पता चला कि इसको एडिशनली इस तरह इसके एल्गोरिथम में इस तरीके से ऐसे पहले क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसके ऊपर हमने ब्लैक एंड वाइट इमेजेस क्रिएट की, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलते हैं, डिफरेंट उसके ऊपर ट्रेनिंग लगाई, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म की, फिर उसके ऊपर पीसीआई लगाया। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैटलैब का इंट्रोडक्शन दूंगी एंड वाले लेक्चर्स में, तो तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। जी, वरिएंस स्पेसिस क्या होती हैं? गिवन अ ट्रेनिंग डाटा सेट एग्जांपल, जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में डाटा सेट पड़ा हुआ है, the set of hypotheses that correctly map each of the training example to its classification is called variance space। तो इसको हम क्या कहते हैं? variance space कहते हैं। set of hypotheses जो हम correctly map करते हैं अपनी ट्रेनिंग डाटा सेट के एग्जांपल के ऊपर, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये आपके पास क्या होती है? एक variance space होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लर्निंग मेथड्स, आप इसके ऊपर डिफरेंट सिस्टमेटिकली हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, जो आपकी अगर आपकी करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो आपकी जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो करेक्टली रिज़ल्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब आपके पास एक्चुअली जो आप रिज़ल्ट अकर करना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इंश्योर होना है हमें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे डाटा की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके आती है आप मतलब कि ये है कि क्लासिफिकेशन करते हैं। देखें ना, अगर आप लोगों की क्लासेस की क्लासिफिकेशन नहीं होती तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि आप सीएस के स्टूडेंट हैं या आप आईटी के स्टूडेंट हैं? तो ये क्लासिफिकेशन हुई है। तो इसी तरह इसमें भी क्लासिफिकेशन की जाती है, देन ही आप उसको असाइन कर सकते हैं ट्रेन डाटा सेट के लिए। कैंडिडेट एलिमिनेशन, तो जब ये वाले हाइपोथेसिस की एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, तो फिर उसके लिए हमें वर्जन स्पेस को कन्वर्ट करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए, कोई भी अल्टरनेट मेथड करने के लिए, तो हम उसके लिए कैंडिडेट एलिमिनेशन जो लर्निंग है मेथड, उसको यूज़ करते हैं। तो ये सिमिलरली मैनर मेथड है टू द सिंपल एल्गोरिथम, जो कि प्रेजेंट किया है 10.5.1 सेक्शन के अंदर। तो सिंपल मेथड है कैंडिडेट एलिमिनेशन मेथड स्टोर्स नॉट जस्ट अ सिंगल हाइपोथेसिस बट टू सेट ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी टू सेट ऑफ हाइपोथेसिस को करता है, लाइक ट्रू या फॉल्स, ठीक है जी, H1 या H2, ये कोई भी आपके डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन बूलियन दो ही होते हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। This algorithm is thus able to make use of negative training data set as well as positive training data set। ये दोनों के ऊपर काम करता है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो टू सेट्स ऑफ मेंटेन हाइपोथेसिस H1 एंड HG, HS इज़ इनिशियलाइज्ड एज दिस, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, और HG इज़ इनिशियलाइज्ड एज दिस, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ। जब आपकी पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल इनकाउंटेड होगी तो वो किसके दरमियान में कंपेयर करेगा? इन HG के दरमियान में। अगर ठीक है जी, उसको फिर इफ़ एनी ऑफ दीज हाइपोथेसिस डज नॉट मैच, अगर हाइपोथेसिस मैच नहीं होगा तो वो HG से उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपली स्लाइटली जनरल मेथड है HG। और ये अगर रिवर्स नेगेटिव ट्रेनिंग करनी है तो फिर क्या होगा? दिस मेथड टू ईच आइटम ऑफ ट्रेनिंग डाटा सेट दिस सेट HG एंड HS मूव क्लोजर टू ईच अदर एंड इवेंचुअली बिटवीन देम, दोनों के दरमियान में होगा फुल वर्जन स्पेस। हाइपोथेसिस जो है फुल मैच, ऑल ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ मैच होने चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके इंडक्टिव बायस। ऑल लर्निंग मेथड्स हैव एन इंडक्टिव बायस। अब इंडक्टिव बायस क्या रेफ़र करता है? ये एक रिस्ट्रिक्शन मेथड होता है जो इम्पोज करता है आपकी जो एजम्पशंस होती हैं, आप सोचते हैं मेड इन द लर्निंग मेथड, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि क्या आया कि हमें ये मेथड फुलफ़िल करना चाहिए। इसके ऊपर एज्यूम किया है आपने एक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन, क्या वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ 8 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके,
the doesn't allow to more complex expression that cannot be expressed as a conjunction. अब ये मतलब नहीं है कि अगर इसके 8 कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसमें कंजंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा. दिस इंडक्टिव बायस मीन्स दैट देयर आर सम पोटेंशियल सोल्यूशन. ठीक है, मैं पहले भी बताया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पोटेंशियल सोल्यूशन दैट वी कैन नॉट एक्सप्लोर. हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते जब तक हमने उसको वर्जन स्पेस के अंदर एग्जामिन ना किया. तो हमें इसको इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रट्टा नहीं मारना. आप लोगों को जो चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो ये डिफरेंट हाइपोथेसिस की लर्निंग के मेथड्स हैं. डिसीजन ट्री इंडक्शन. जी इंडक्शन ट्री डिसीजन ट्री ऑलरेडी कर लिया हुआ है हमने. तो पार्टिकुलरली जैसे कि ये बूलियन फीचर्स हमें पता है कि एक रूट होती है, उसके फर्दर एंड जाते जाते उसकी एंड लीफ नोड्स बन जाती है जिसमें हमने प्रूव करना होता है वेरी ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स ऑल. तो ये सिंपल इंडक्शन ट्री है. इस तरह इसको कंट्री ऑफ ओरिजिन की एग्जांपल दी है, जैसे यूएसए, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फॉल्स, जनरल, मतलब ये उसको सारी वैल्यूज़ को सेट किया गया. तो ये होता है आपका decision tree. A decision tree takes is the set of attributes, value, outputs of output of boolean decision. ठीक है, अगर boolean decision होगा ही तभी तो एंड होगा प्रॉब्लम का, अदरवाइज तो प्रॉब्लम कभी भी ना दुनिया से ख़त्म हो. ऐसे प्रॉब्लम दुनिया से ख़त्म होती ही नहीं है. अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी तो रिसर्च किसके ऊपर होगी. तो प्रॉब्लम का होना उतना ही ज़रूरी होता है. ठीक है, सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन देखिए हमने दुनिया में काम करना ही क्या है. अगर दुनिया में प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ लाइफ चलेगी, तो उस लाइफ का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो चैलेंजेस आते हैं, तभी तो पता चलता है न्यू टेक्निक क्या है. तो ये सिंपल एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया गया है आपके डिसीजन ट्री का. कंट्री इज इक्वल टू यूएसए एंड और मतलब इसके वैल्यू को ट्रू या फॉल्स प्रूफ करना. डिसीजन ट्री इंडक्शन और डिसीजन ट्री लर्निंग. इंडक्शन है, उसका दूसरा अल्टरनेट नाम ही लर्निंग है. हम लर्निंग कर रहे हैं ना, हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं. इन्वॉल्व्स यूजिंग अ सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा टू जनरेट अ डिसीजन ट्री डैट करेक्टली क्लासीफाई. बात वही है, करेक्टली क्लासीफाई होनी चाहिए ट्रेनिंग डाटा की, जो भी आप डाटा ले रहे हो, आपका रहा डाटा. इफ़ दैट लर्निंग हैज़ वर्क, दिस डिसीजन ट्री विल देन करेक्टली क्लासीफाई न्यू इनपुट डाटा एज वेल. तो बेस्ट नाउन डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम आपका ID3 है. तो ID3 की स्लाइड्स भी हैं, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में वहाँ से कर लेंगे. चूँकि ये एल्गोरिथम डिसीजन ट्री है, टॉप डाउन टेक्निक है, जिसमें नोड्स होंगी, एंड नोड कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है. Information gain. This method used by ID3 to determine which feature to use at each stage. मतलब कि हम इंफॉर्मेशन गेन हर स्टेज पे कौन सा फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए. तो ये होती है आपको जो फ़ीचर ग्रेटेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है सिलेक्ट करने के लिए हर एक स्टेज के ऊपर, तो उसको हम सिंपल इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं. हम कहते हैं ना, मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है तो वो गेन कर ली, जिस स्टेप पे की है वो आपकी गेनिंग है. तो एंट्रोपी ऑफ सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा एस. तो ये जो इन्फॉर्मेशन गेन है उसको हम रिडक्शन इन एंट्रोपी कहते हैं, और इसको हम एस के साथ डिफाइन करते हैं. एच इंटू एस इज़ इक्वल टू -P1 लोगैरिथम 2 P1 P0. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एलैबोरेट की गई हैं. P1 डिफ़ाइन कर रहा है प्रोपोर्शन वैल्यू को. ठीक है जी, प्रोपोर्शन लोगैरिथम 2 आपकी ये बेस है ना, जो लोगैरिथम 2 है वो बेस है. तो ऑफ द ट्रेनिंग डाटा एग्जांपल पॉजिटिव है. P0 जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है प्रोपोर्शन को दैट इंक्लूड्स नेगेटिव. एग्जांपल एक ये आपका जो P1 है वो पॉजिटिव है, P0 जो है वो नेगेटिव है. द एंट्रोपी ऑफ S इज़ 0. तो यहाँ पे एंट्रोपी S क्या है, वो 0 है. व्हेन ऑल एग्जांपल आर पॉजिटिव. अगर वैल्यू तब उसकी 0 होगी जब सारी वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी, और व्हेन ऑल एग्जांपल्स आर नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव होंगी.
तो एंट्रोपी रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ एग्जाम्पल आर पॉजिटिव एंड हाफ और एग्जाम्पल्स आर नेगेटिव। तो कब वो आपकी जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 तक पहुंचेगा, जब हाफ वो पॉजिटिव पे होगा, हाफ उसकी नेगेटिव पे होगी। तो ये सारे हाइपोथेसिस को डिस्कवर करने के मेथड्स हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक वी विल स्टार्ट विद द ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, आपने एक डाटा जो है वो रेडी की है, ये आपका एक डाटा रेडी हुआ है, आपने खुद की है। फिल्म है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, बिग स्टार, जेनर, सक्सेस, ट्रू या फॉल्स, मतलब सक्सेस हुई है या नहीं हुई है, उसकी एग्जांपल एलैबोरेट की है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आप लोगों को। उसके बाद ये जो मतलब उसकी वैल्यू निकाली है ना, ये इस चीज़ की, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। ये इसका फार्मूला है, इसके ऊपर ln जो है लोगारिथम ही लगा हुआ है, x डिवाइडेड बाय लोगारिथम 2। तो ये आपका लोगारिथम 2 हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से ठीक है, यही वैल्यू इस तरीके से इसको निकाला है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 कहाँ से आ रहा है? तो ये फिल्म के जो नेम है 3/4, 3/4, 1/4, 1/4, बिकॉज ये P0 है और ये P1 है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाली है। तो ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके जो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वो वैल्यूज़ जो हैं उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वो यहाँ से लिया 3 ये है यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज यहाँ तक उसने सक्सेस की है ना, ये देखिए ट्रू। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट 10 पे आया, तो गेन कहाँ पे जाके उसने किया? आप 10 पे किया है ना, तो 4/10 उसकी वैल्यू आई। गेन इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट की, जैसे भी उसको डिफ़ाइन किया है। कंट्री ओरिजिन, तो ये आपके जो ID 3 है उसके अंदर, इसके स्लाइड्स के अंदर एलेबोरेट किया हुआ है। तो आप लोग इसको अभी लीव कर दें। ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इतना ही काफ़ी है। जब आप लोग इसको रीड आउट करोगे तो आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। अब तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को मतलब समझ आ जानी चाहिए कि रीड करना है, क्योंकि ऑलरेडी इतने कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड सारे थ्रू आउट रीड करके ही मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग इसको रीड आउट करिएगा और इसको ट्राई करने की कोशिश करें कि ये कैसे काम किया हुआ। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।